हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पेज पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेलिंग करने के बाद, जैसे आप अभी इंजन कैडेट की सेलिंग करके अभी आए हो, तो उसके बाद आपको आपकी सीओसी कैसे मिलेगी, उसका फुल प्रोसीजर मैं बताने जा रहा हूँ। तो मिनिमम से मिनिमम आपको सबसे पहले 6 मंथ्स और 20 डेज़ की सेलिंग चाहिए अगर आप मैरीन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। जैसे कि मैं अपने बारे में अगर बात करूँ तो मैंने 4 साल की मैरीन इंजीनियरिंग कोर्स किया है। उसके बाद मैंने ये सेलिंग की है। सेलिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि पहले 4 कोर्सेज़ करने पड़ेंगे। ये जो है वो एडवांस कोर्सेज़ है। पहले तो आपने STCW किए थे सेलिंग करने से पहले। सेलिंग करने के बाद आपको 4 कोर्सेज़ करने पड़ेंगे एडवांस, वो भी। तो ये इसकी इसमें लिस्ट है पूरी कि मतलब कौन कौन से कोर्स आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका कोर्स आता है एडवांस फायर फाइटिंग। ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल फर्स्ट एड, फिर उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन सर्वाइवल क्राफ्ट एंड रेस्क्यू बोट्स, ये तीसरा हो गया। और फोर्थ जो है आपका इंजन रूम सिमुलेटर ऑपरेशनल लेवल पे हो गया। ठीक है, तो ये चारों के चारों एग्ज़ाम आप कहीं से भी कर सकते हो जहाँ जहाँ पे MMD मौजूद है। जैसे कि ये MMD दिल्ली है, MMD कोलकाता है, MMD मुंबई है। तो मैंने अपने जितने भी कोर्सेज़ या फिर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन अगर मैंने पूरी की है तो वो मैंने कोलकाता MMD से की है। कोलकाता MMD मैंने मतलब सारे एग्ज़ाम भी दिए हैं और जितने भी कोर्सेज़ हैं मैंने वहीं से किए हैं, कोलकाता MMD से। और ये 4 कोर्सेज़ बहुत ज़रूरी है आपको करने COC लेने के लिए। तो COC आपको तभी मिलेगी जब आप ये 4 कोर्सेज़ पहले करेंगे। इसके सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको करने के बाद आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ये 4 आपके कोर्सेज़ हो गए तो इसको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ये जैसे आप देख सकते हो, मेक योर प्रोफाइल ऑन ई परीक्षा एंड DG प्रोफाइल। ई परीक्षा नाम की एक साइट है, वो MMD वालों की ही साइट है। आपका डॉक्यूमेंटेशन जैसे ही पूरा होगा और उस डॉक्यूमेंटेशन के पूरे होने के बाद आप जो भी अगर आपका कंट्रोल कर पाओगे सारी चीज़ें, वो आप ई परीक्षा से करोगे। उसके बाद इन बाकी चीज़ों का कोई मायने नहीं रखेगा। आप जो भी कोर्स करोगे, आप अगर आप अपना एग्ज़ाम बुक करोगे तो वो ई परीक्षा से ही होगा। आपको पहले 2 प्रोफाइल बना लेनी है। एक है ई परीक्षा की प्रोफाइल, एक है DG शिपिंग की प्रोफाइल। DG वही जो आपका DG शिपिंग की साइट है, उसमें ही आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और उसकी आपको कॉपी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और ई परीक्षा में आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। बात यह है कि DG प्रोफाइल तो आप बना लोगे, उसमें तो इसमें फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इन दोनों का मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा कि कैसे इसमें करना है। प्लस आपको एक और जगह फ़ीस पे करनी होगी जिसका नाम है भारत कोश। ये गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ पे आपको भी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसकी भी आपको कॉपी लेनी पड़ेगी और ये भी MMD वाले मांगेंगे आपसे, ये आपको दिखानी पड़ेगी वहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा सेलिंग करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरे पे प्रोफोमा भी। ठीक है, अब आप ये सब डॉक्यूमेंट जितने भी है आप पहले अपने तैयार कर लोगे। ठीक है, और एक MMD से आप लिस्ट ले सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं। जैसे आप MMD में एक दिन के लिए जाते हो, ठीक है, आप वहाँ पे फॉर्मल पहन के जाओगे। ठीक है, वहाँ पे मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस है, टाई लगा के फॉर्मल ड्रेस में आप जा सकते हो वहाँ पे। जैसे आप आज जा रहे हो तो जैसे आपको कल जाना है कहीं, मतलब MMD में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, तो उससे पहले आप एक दिन पहले चले जाइए MMD। ठीक है, आपको वो एक लिस्ट दे देगा, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। उस लिस्ट का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेके जानी है वहाँ पे। और विद इन ऑर्डर में होनी चाहिए वो चीज़ें। वो लिस्ट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप जैसे ही वहाँ पे वो आपने लिस्ट ले ली, अब वो लिस्ट लेके जो जो उसमें लिस्ट में है चीज़ें, वो आप ऑर्डर में रख के आप चले जाइए MMD। ठीक है, अगले दिन। ठीक है, तो ये MMD में अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स 9 तारीख के बाद लेके जाते हो, जैसे ये फर्स्ट मंथ की 1 to 9 तक, 1 to 7 या 1 to 9 तक ये खुले होते हैं इनके मतलब आप जा सकते हो। 9 के बाद नहीं आप जा सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मंथ के बीच में वहाँ पे चले गए और आपने बोला कि मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता हूँ, तो वो लोग ये चीज़ नहीं मानेंगे। आपको फर्स्ट जो वीक होता है MMD का, उसमें ही जाना पड़ेगा, तभी आपके डॉक्यूमेंट सबमिटेड वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आप 1 तारीख को गए, किसी भी मंथ के, फरवरी गए, जनवरी गए, फरवरी के फर्स्ट मंथ में चले गए आप। ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पे आप जाते ही आपको एक लिस्ट पकड़ा दी जाएगी और जिसमें आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। वो लिस्ट आपको MMD वाले ही दे देंगे। अगर आपको कुछ वहाँ पे समझना है तो वो खुद ही बता देंगे कि आपको यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा।
आप वहाँ पे जाइए, आपको पता लग जाएगा कि वो ये लिस्ट, ये दूसरी लिस्ट है जिसमें आपको सब सारे पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी, उसके ऊपर परफॉर्मा भी लिखा होगा, ठीक है। तो आप उसमें अपनी अपनी डिटेल भर दी जैसे मैंने लिखा हुआ है डायरी में। तो उसके बाद क्या है कि 4 स्टेजेस होते हैं एमएमडी के। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, ठीक है। वहाँ पे एक विंडो लगी होती है, वहाँ पे एक विंडो में एक एम्प्लॉय होता है जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, मतलब लेता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो वो जो सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको एक ब्लू फाइल में देने पड़ेंगे। ब्लू फाइल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और सारे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो जो एमएमडी की दी गई लिस्ट है वो उसके ऑर्डर के हिसाब से ही होने चाहिए। अगर ऑर्डर में नहीं होंगे तो वो एम्प्लॉय आपकी फ़ाइल फेंक सकता है। ये आप अगर जाओगे तो आपको पता लगेगा, मेरा एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि मैंने अपने सामने जो स्टूडेंट लगे हुए थे लाइन में, मैंने ये देखा हुआ है अपने सामने। तो बहुत हार्शली बात करते हैं वो लोग ज़्यादातर, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये है। और आपको एक क्लिप ले लेनी पड़ेगी जो आपको डॉक्यूमेंट्स पे अपने लगानी पड़ेगी, फ़ोटोकॉपी जो भी है डॉक्यूमेंट्स की उसके ऊपर लगा लो आप क्लिप, ताकि वो आराम से देख सके। वो पहले जो लिस्ट आपने दी है एमएमडी वालों ने, ठीक है, जो आप एक दिन पहले लेके आए हो, उस लिस्ट से वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो मैच करके देखेगा कि क्या आपके डॉक्यूमेंट इससे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वो मैच करके देखेगा, उसके बाद वो ये ए स्टेज से आपको, ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज से सेकंड में ट्रांसफ़र कर देगा आपके जितने भी हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अगर उसमें डेफिशिएंसी नहीं है, अगर फर्स्ट स्टेज में आपकी डेफिशिएंसी निकलती है, मान लो आपका डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, तो वो आपको बता देगा। अगर तो आप उस टाइम में उसको सेट कर सकते हो उस डेफिशिएंसी को, तो ठीक है, आप कर सकते हो। अगर डेफिशिएंसी बड़ी निकली, जैसे मान लो कोई टेस्टिमोनियल में डेफिशिएंसी निकल गई, तो फिर आपको वो एक टोकन दे देगा, टोकन लेके आपको टुमारो आना पड़ेगा। अगर सही हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके अगले दिन आना पड़ेगा। तो ऐसे आपके चक्कर भी लग सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि उसमें डेफिशिएंसी कोई ना हो आपके डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। आपकी डेफिशिएंसी कोई नहीं निकली, आपकी डेफिशिएंसी सारी क्लियर हो गई। उसके बाद आता है बी स्टेज, ठीक है। बी स्टेज में क्या होता है कि सेकंड स्टेज में जिसको बोलते हैं, सेकंड स्टेज में क्या होता है कि आपकी जो वही जो फ़ोटोकॉपी जो है, ठीक है, वो फ़ोटोकॉपी आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वो फिर चेक करेंगे। इस बार ओरिजिनल के साथ चेक करेंगे और एक एक चीज़ उसमें देखेंगे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा इस बार। अच्छा, आपको फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लाइन में, जैसे कि लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट के हिसाब से उनको देने पड़ेंगे। वो लोग चेक करेंगे अपने आप की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ठीक है। वो लिस्ट आपकी देखेंगे कि क्या क्या है इसमें, मतलब क्या आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरे है कि है नहीं है, कोई जाली सर्टिफिकेट ना हो उसमें, हर एक चीज़ लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो ऑर्डर में होने चाहिए, ये तो पक्का है। वो तो सेकंड स्टेज में भी आपके उसमें ऑर्डर में ही होने चाहिए। क्या होता है कि कई बार प्रोसीजर नहीं कंप्लीट हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो जो आपका प्रोसीजर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है एमएमडी में, तो वो क्या करते हैं कि आपको एक टोकन दे देते हैं। उस टोकन को लेके आपको दोबारा फिर आना है, जैसे कल का टाइम दे देंगे, परसों का टाइम दे देंगे कि भाई आपको इतने बजे आना है, आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे प्रोसीजर, आप कल आ जाइए, ठीक है। तो मैं तो जब गया था तो मेरा तो सिर्फ 1 डे में हो गया था, मेरा 1 डे में उन्होंने ख़त्म कर दिया था सारा। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिसका फर्स्ट डे में हो जाता है, आपको जाते वहाँ पे पता लग जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज में एक ही एम्प्लॉय बैठा होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, वो आपकी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और स्ट्रिक्टली चेक करेगा। आपके जो ओनर के साइन है आरपीएसएल लेटर के पे, जो एक ओनर के साइन होते हैं आपके, आप देख लीजिए, वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो आपके ओनर के साइन जो है वो अपने सिस्टम के साथ मैच करके देखेगा कि आपके जो साइन है वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर तो मैच हो रहे हैं तो वो आपको आगे जाने देगा। प्लस वो आपकी जो टार बुक है ना, जो आपने अपने ऑन बोर्ड भरी है टार बुक, उसको चेक करेगा कि उसमें कितने पेजेस आपने भरे हैं, उसमें सारी डिटेल्स है कि नहीं है। आपको अपनी टार बुक भी 2-3 बारी देख लेनी चाहिए कि मतलब फिल है कि नहीं है। वैसे तो आजकल का क्या है कि मैंने देखा है कि ऑन बोर्ड में अपनी टार बुक ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिल नहीं करते हैं, ठीक है। वो सबको पता है कि वो घर आके ही फिल करते हैं, वहाँ पे सिर्फ साइन मरवा लेते हैं। सारे साइन हो गए जी, चीफ इंजीनियर के, कैप्टन के हो गए साइन, चलो जी घर चलते हैं। आजकल कोई इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन आपको एमएमडी में वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी वहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो चेक करेगा आपके। उसके बाद जो आपकी कॉलेज की टार बुक है वो भी चेक करेगा वो। उसके लास्ट जो पेज है ना, उस पर स्टैंप लगी हुई है, वो चेक करेगा वो,
कि वो असली है कि नहीं है, ये 2 चीज़ें चेक करेगा। ये सब आपका ख़त्म होगा, उसके बाद वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भेज देगा सीधा एमएमडी सर्वेयर के पास। ये लास्ट स्टेज है। एमएमडी सर्वेयर जो है वो आपकी एक एक चीज़ दोबारा चेक करेगा, और उससे पहले जिस बंदे ने चेक किया था उससे पूछेगा कि भाई इसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं है। तो वो भी आपको स्ट्रिक्टली चेक करेगा। तो अंदर जाओ आप उसके ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस में जाते ही आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब ये क्या ऑर्डर में होने चाहिए, वही चीज़ ऑर्डर आप बना लीजिए एक। वो एमएमडी वाले भी आप, वो सर्वेयर भी आपका चेक करेगा। चेक करने के बाद वो आप उसके ऊपर स्टैंप लगा देगा अपनी कि भाई ठीक है, ये बंदा पूरा परफेक्ट है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है विदाउट डेफिशिएंसी, तो उसको हम अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको एक फ़ाइल दे दी जाती है येलो कलर की, वो एक एमएमडीसी फाइल होती है, वो आपको फ़ाइल दे दी जाएगी। वो ये एक येलो फाइल होती है अलग से, जहाँ पे आपके एग्ज़ाम के सारे रिकॉर्ड होंगे। अब ये जो फाइल है, ये इसमें आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, मतलब रिटन है चाहे ओरल है, और ये सारे कुछ वहाँ पे आपका सारा बायोडाटा लिखना पड़ेगा कि उसमें सारा ये बायोडाटा लिखा जाएगा कि आपने कितने रिपीट किए, आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अपेयर हो रहे हो, एग्ज़ाम में कितनी बार रिपीट हुए हो, आपके रिटन कितनी बार रिपीट किया आपने। ओरल तो सब्जेक्ट खैर वो लोग रिपीट करते ही करते हैं, वो लोग फेल कर देते हैं, फेल करने के बाद आपको दोबारा देने पड़ते हैं। तो वही बात हो जाती है कि मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। तो वो आपको भर लेनी है। ये एक्स फाइल बोलते हैं उसको, EXN45 फाइल का नाम होता है। EXN45 आपको उस फाइल में उस सब कुछ भर देना पड़ेगा। आप उनसे पूछ सकते हो, वहाँ पे भी आपकी फ़ोटोज़ चिपकाएंगे वो लोग, और वहाँ पे भी सारे आपको डिटेल्स लिखनी पड़ेगी पर्सनल। वही जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसके बाद, मैं ओरल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये बंदा इस डेट को आया था और इसने आज ओरल दिया, इसने कल ओरल दिया, इसके कितने अटैम्प्ट्स हुए, वो सब कुछ वहाँ पे नोट होता है। एक तो वो EXN फाइल पे नोट करते हैं, एक वो अपने सिस्टम में कॉपी करते हैं वो चीज़ कि वो ये लड़का मेरे पास आया था इस दिन इस टाइम में एग्ज़ाम दिया इसने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद क्या होगा कि आपको परीक्षा फाइल जो है वो बार बार चेक करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि एक ना एक दिन क्या होगा, जब एमएमडी का पीछे से ऑर्डर आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इस बंदे की जो प्रोफाइल है वो अप्रूव हो चुकी है, ठीक है, वो अप्रूव होगी आपकी। उसके बाद वो अप्रूव होने के बाद आपके जो एग्ज़ाम के स्लॉट है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, ठीक है। आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम देने, जैसे मैं मैरिन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि 10 पहले तो रिटन देने पड़ते हैं एग्ज़ाम, फिर उसके बाद 4 ओरल देने पड़ते हैं। 10 जो है रिटन एग्ज़ाम वो आपको एक साथ देने पड़ते हैं, जैसे कि हर सारे स्टूडेंट्स करते हैं, सारे कैडेट्स करते हैं, सारे इंजीनियर कैडेट्स करते हैं। पहले आपको 10 देने पड़ेंगे एग्ज़ाम, ठीक है, ये रिटर्न हो गए। उसको पास करने के बाद आपको ओरल देने पड़ेंगे, 4 ओरल्स होते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो चारों के चारों एक साथ दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो उसको 2-2 के ग्रुप में दे सकते हो। मैंने हमेशा 2-2 के स्लॉट बुक किए हैं, 2 स्लॉट आपने बुक किए हैं, ठीक है। आप महीने के शुरुआत में उसको बुक कर सकते हो, ठीक है। उसकी टाइमिंग होती है, ठीक है, महीने बुक होते हैं वो पेपर, 2-2 के आप उसमें दोगे स्लॉट में। उसके बाद आपका जो ये ओरल टेस्ट है वो एमएमडी सर्वेयर लेते हैं। उसमें भी 2 सर्वेयर होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। इंटरनल जो होता है वो वहाँ पे वही उसी रूम में बैठा होगा, एक्सटर्नल जो होता है वो बाहर से आता है। एक्सटर्नल क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इंटरनल से पूछेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। अगर इंटरनल ने उसको बोल दिया, अप्रूव कर दिया, तो आपका वो एग्ज़ाम पास हो जाता है। बहुत कम चांस होता है कि आपको 2 ओरल में से दोनों के दोनों मिल जाए या फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लो। ये बहुत रेयर टू रेयर चीज़ है आजकल एमएमडी में। जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिए थे कोलकाता में, वहाँ पे भी कम से कम 2 में से 1 सब्जेक्ट देते हैं वो लोग। आपने अगर 2 दिए तो 1 दे देगा वो सब्जेक्ट, वो भी बहुत मुश्किल। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो वो भगा देते हैं ऐसे। वो डिपेंड करता है कि वो आप कैसा परफॉर्मेंस देते हो वहाँ पे। नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप जैसे कि अगर मैंने जैसे कलकत्ते से दिए थे एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपको नोट्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। ज़ेरॉक्स की एक दुकान है, वहाँ पे आप किसी से भी पूछिए तो वहाँ पे वो आपको बता देंगे स्टूडेंट कि वो कहाँ से मिलेंगे आपको नोट्स, वहीं से मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल है। आपको अगर ट्रेनिंग लेनी है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैंने ट्रेनिंग के बगैर निकाले थे सारे एग्ज़ाम। मैंने अपने एक बात याद रखी कि अगर आपके दोस्त जो है वो ग्रुप में है, अगर जैसे कलकत्ते में ग्रुप में दे रहे हैं, तो आप उनके साथ ही रहिए।
फ़ायदा ये होगा कि ग्रुप स्टडी अगर आप कर लेंगे ना तो आपको किसी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी तरफ से आप लिख के ले लीजिए, बिना ट्रेनिंग के भी बंदा पास हो सकता है आराम से। ठीक है, तो ट्रेनिंग के बगैर आप ट्राई कर लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप ग्रुप स्टडी कीजिए, ठीक है, अपना टाइम दीजिए उसको पूरा। ठीक है, और आप एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा आपको ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक पेपर हो गया, ठीक है, आप उसमें आप उसको फेल कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपका दोबारा एक ही एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके बाद दोबारा आपको फिर फेल कर दिया, तो क्या होता है कि मतलब बार बार रिवीजन करने के साथ साथ उसका कंसेप्ट आपको सारा क्लियर हो जाता है। तो पढ़ने की ज़रूरत सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट में ही होगी। सिर्फ एक कोई सब्जेक्ट लेते हो आप, ठीक है, पहले तो 4 सब्जेक्ट होते हैं इसके, ठीक है, उसके फंक्शंस होंगे, फंक्शन जो होंगे वो होंगे 3 4 भी जो आपका होता है, मैरीन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 4 भी फंक्शन, 5 होता है और 6 होता है। ये 4 फंक्शन होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग है सबके, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको देने पड़ते हैं। ज़्यादातर जैसे आपका ग्रुप जो बनता है, ठीक है, वो दो के, जैसे मैं एग्ज़ाम बताऊं तो MROL और MEOL, ये 2 एग्ज़ाम होते हैं जो एक साथ में आप देते हो। और एक होता है सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल। सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि आपको सेफ्टी ज़्यादा बड़ा होता है, इलेक्ट्रिकल छोटा होगा इन कंपेयर, तो आप वो 2 एक साथ दे सकते हो। मतलब आपका मर्ज़ी है कि आप कैसे ग्रुप बनाते हो। जैसे MEOL एक नाम का एग्ज़ाम हो गया, MROL एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। MROL और MEOL आप एक साथ मतलब दे सकते हो, क्योंकि उनका कंसेप्ट लगभग सेम ही होता है। MROL जो होता है वो रिपेयर आपको करना पड़ता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, MROL होता है। MEOL जो होता है वो आपका ऐसे थ्योरेटिकल होता है। MEOL होता तो वो भी MROL की जैसे ही है, लेकिन वो थ्योरेटिकल होगा। तो आप वो 2 सब्जेक्ट एक साथ दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद कुछ नहीं, आपको बस बुक करना है। वो जो फर्स्ट पहले रिटर्न देने हैं, तो रिटर्न क्या होता है कि ज़्यादातर बंदे निकाल जाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो निकल जाता है आराम से, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। MCQ होंगे सिर्फ, ठीक है, MCQ आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, उसमें इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे फेल हो जाते हैं। मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे टाइम में जो था, मेरे टाइम में इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा फेल होते हैं बच्चे, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम में उसमें 50 MCQ होते हैं, शायद 50 MCQ होते हैं, ठीक है। आपको वो एक पैटर्न दे दिया जाता है, आपको एक PDF दे दी जाती है, वो स्टूडेंट से आपको मिल जाएंगी सबसे, ठीक है। आप PDF से वो पढ़ो, ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम दे के आप आ सकते हो। उसमें से ही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, उनका एक फॉर्मेट होता है। तो 50 जैसे हो गए, 50 क्वेश्चन सबके होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल के सिर्फ 25 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल में कैलकुलेशन होती है, आपको वो कैलकुलेशन करके जानी पड़ेगी, उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है, तो न्यूमेरिकल आपको पूरे लगा के जाने पड़ेंगे उससे पहले, ठीक है। ये तो खैर बाद की बात हुई है, इसमें काफ़ी आपको टाइम लगेगा। पहले तो कोर्स करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर प्रोसीजर ये MMD का करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब है बस, और तो कुछ नहीं है। आपको अगर पूछना हो कुछ तो आप मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या डाउट है आपको, मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और DG प्रोफाइल और जो आपका बचा ई परीक्षा प्रोफाइल, और वो मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे प्रोसीजर करते हैं। मैं आपको अपनी प्रोफाइल खोल के दिखाऊंगा कि कैसे दिखती है वो, कि क्या आपको भरना पड़ेगा, कौन सी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सब जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद COC एग्ज़ाम क्लियर कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद जो COC, उसके बाद आपके एक COC का स्लॉट खुलेगा। COC के लिए भी आपको 3000 रुपये जमा करना पड़ेगा वहाँ पे, ये सब क्लियर होने के बाद। इसमें कम से कम मेरे जैसे एवरेज अगर आप लगा के चले तो 8 मंथ्स लगते हैं। मेरे तो 8 मंथ्स लगे थे क्लियर करने के लिए, पूरा जो भी है, मतलब 9 मंथ्स या 10 मंथ्स लगा के चल लीजिए आप, उतना लगेगा टाइम इसमें, ठीक है। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है ये। तो अब आपको COC में कैसे डिटेल्स फिल करनी है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक और वीडियो है, आप वो देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम पास होने के बाद COC की डिटेल्स कैसे भरी जाए। मैंने उसमें सारे स्टेप बता चुका हूँ मैं, ठीक है। वो COC आप भरेंगे, उसके बाद 1 महीने के टाइम के अंदर वो चीज़ अप्रूव हो जाएगी आपकी। वो अप्रूव होने के बाद आपके घर आपकी COC आ जाएगी, ठीक है। जो आपका पक्का जो आपका एड्रेस है उस पर COC आ जाएगी आपके घर, ठीक है।
ठीक है। COC आपके पास आ गई एक बार, अब वो COC लेके आप दोबारा MMD जा सकते हैं। अगर आपको EXN 45 वो फाइल जो है जिसमें आपका रिकॉर्ड है वो चाहिए तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो EXN 45 की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपको MMD सेंटर अपना बदलना हो। अगर आपको MMD सेंटर बदलना है तो वो EXN 45 जो फाइल है वो आप लेके आ सकते हो COC लेने के बाद। COC आपके घर आएगी, उसके बाद आप उसको लेने जाओगे बाहर से MMD से, ठीक है। अब वो बची जो मैं लिस्ट की बात कर रहा था कि MMD में कौन सी वो लिस्ट होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यही है वो लिस्ट जिसके बारे में बात कर रहा था। इस पे जो ये जो लिस्ट है आपको वो MMD की तरफ से मिलेगी। आप एक दिन पहले जाके वहाँ से लेके आ सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इस लिस्ट के हिसाब से आपको आपके डॉक्यूमेंट सेट करने पड़ेंगे, ये आप लिख लीजिए चाहे, ठीक है। आप वहाँ पे जो मैंने बात कर रहा था कि जो आपको फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है, आप वो भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जाके उसी दिन आपको फॉर्म भी मिल जाएगा वो भरने के लिए कि आपको कौन कौन सी का क्या क्या भरना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो वो ले आइए, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्म ले आ सकते हो, ठीक है। 2 फॉर्म आप ले आइए। पहले फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी लिस्ट है जो आपको ऑर्डर वाइज आपकी ब्लू फाइल में लगानी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंट फाइल होगी वो ब्लू फाइल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट फाइल। तो देखते हैं इसमें, तो इसमें जैसे कि लिखा है कॉपी ऑफ CDC फर्स्ट एंड लास्ट पेजेस। आपको फर्स्ट एंड लास्ट पेज जो है वो CDC की कॉपी लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड में हो गया कॉपी ऑफ पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज, आपको कॉपी करने पड़ेगा फर्स्ट और लास्ट पेज। उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखा है कॉपी ऑफ इंडोर्स नंबर सर्टिफिकेट, आपको आपके इंडोर्स नंबर सर्टिफिकेट का कॉपी भी साथ में ले जाना पड़ेगा। आप ज़ेरॉक्स ले लीजिए उसका और उसमें अटैच कर लीजिए। उसके बाद फ़ीस, एविडेंस ऑफ फ़ीस पेड, ये वो फ़ीस पेड उसकी बात कर रहे हैं जो भारत कोष रिसिप्ट है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो भारत कोष रिसिप्ट में आपको बता चुका हूँ कि उसमें भी आपको भरना पड़ेगा थ्रू गवर्नमेंट साइट। वो मैं आपको पार्ट B में बताऊंगा कि भारत कोष का जो रिसिप्ट है आपको वो कैसे जनरेट करना है। ऑनलाइन होता है उसका भी सारा काम, आप ऑनलाइन फ़ीस पेड करते हैं, ऑनलाइन वहाँ पे डिटेल्स भरते हो कि मेरे को ये गवर्नमेंट साइट से पैसा भर के उसमें से रिसिप्ट निकालनी पड़ेगी और वो भी आपको अटैच करके उनको दिखानी पड़ेगी। अगले पे आते हैं हम, कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप उसमें अपने जितने 10th और 12th का सर्टिफिकेट ले आइए, अपना स्कूल का आपको चाहिए होगा, ठीक है। एजुकेशन और कॉलेज का भी जितने भी सर्टिफिकेट है, आपकी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद इंटर्नशिप के साथ साथ आपका जैसे कि मैंने मैरीन इंजीनियरिंग की है, ठीक है। मैरीन इंजीनियरिंग में जो 4 इयर्स का जो एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। 4 इयर्स का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होगा। ये 2 सर्टिफिकेट आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, ये आपको दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका स्कूल का जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। वो A to Z आपका चेक करेंगे कि भाई इस बंदे ने पहले जो एजुकेशन है स्कूल की वो उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे है कि नहीं है उसके पास। उसके बाद वो कॉलेज पे आएंगे, तो कॉलेज के भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, लिख के रख लीजिए चाहे तो आप। कॉपी ऑफ प्री-C कोर्स, प्री-C कोर्स में वो लोग बोल रहे हैं कि भाई उसी के सर्टिफिकेट है, ये आपकी टार बुक जो है उसमें बनी हुई है, वो चेक करेंगे ये लोग प्री-C में कि आपकी कॉलेज की टार बुक कहाँ है, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट कहाँ है। इसमें भी वही चीज़ें आ जाएंगी, तो उसकी भी आप कॉपी एक रख लीजिए। उसके बाद कॉपी ऑफ वैलिड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट DGS अप्रूव्ड डॉक्टर। अब ये क्या है कि जैसे आपको कंपनी, आप जब सेलिंग करने जाते हो तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है, करेक्ट। उस मेडिकल सर्टिफिकेट में आपका कई बार क्या होता है कि उसमें DGS अप्रूव की जगह ILO लिखा होता है, तो ILO वो लोग मानेंगे नहीं। अगर तो आपका DGS है और एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप वही दे सकते हो, लेकिन उसमें Annex 4 और Annex 5 होना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास वो नहीं है, आप किसी भी DGS अप्रूव डॉक्टर के पास जाइए, उसको बोलिए मैं मर्चेंट नेवी का मेरे को एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दे के प्रमोट होना है, मेरे को COC चाहिए, उसके लिए मेरे को Annex 4 और Annex 5 का जो है वो मेरे को उसके लिए आप टेस्ट कीजिए मेरा और मेरे को सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक है। वो भी आपको बना के देगा सर्टिफिकेट उसका। DGS अप्रूव मेडिकल डॉक्टर कोई भी होगा वो आपको बना के दे देगा कि अप्रूव 4, उसमें Annex 4 और Annex 5 होगा, वो खुद ही आपको बना के दे देगा और आपका टेस्ट खुद ही ले लेगा वो। ये हुआ आपका। उसके बाद ओरिजिनल STCW कोर्स,
ये तो आपको पता ही है, आप सेलिंग के पहले ही ये कोर्सेज़ कर चुके हों। तो इसकी कॉपी जो है ये आप दे सकते हो कि PST हो गया एक फर्स्ट, फिर उसके बाद फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग हो गया, ये FPFF हो गया, उसके बाद एलिमेंट्री फर्स्ट एड हो गया, PSSR हो गया, और SD ये जो है आपको ये सारे सर्टिफिकेट आपके STCW में होंगे। इसकी कॉपी भी आपको वहाँ पे सबमिट करानी पड़ेगी, ठीक है। फिर आते हैं हम पार्ट B एग्जामिनेशन एंड असेंबली पे। इसमें लिखा है कि ओरिजिनल C सर्विस लेटर इशूड बाय द ऑनर और RPSL लेटर टू द PO MMD। आपको पता है RPSL लेटर भी आपको मिल जाएगा, कंपनी में से मिलता है ये। उसके ऊपर जो साइन होता है वो लोग अपने सिस्टम के हिसाब से मैच करके देखते हैं। तो RPSL लेटर आपकी कंपनी देगी आपको, वो आपको वहाँ पे दिखाना है, ठीक है। उसमें आपका सारा कुछ जो भी लिखा होगा, आपने कितनी सेलिंग की है, कितना एग्रीमेंट है, उसमें लिखा होता है, आपको वो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा जाके। फिर आता है कॉपी ऑफ C सर्विस टेस्टिमोनियल। ये आपको आपकी शिप से मिलेगा। इसमें प्रोपेलिंग टाइम कितना होगा आपका वो लिखा होगा, ठीक है। आपने कितनी सेलिंग की है वो लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें ये सब सारी चीज़ें होंगी। मिनिमम आपको जो प्रोपेलिंग डेज है वो 120 के ऊपर होने चाहिए आपके। अगर नहीं है तो भी आप लिख सकते हो। जैसे टेस्टिमोनियल वो शिप वाले आपसे पूछेंगे कि भाई कितना तुमने सेलिंग टाइम लिखवाना है, तो आप उनको बोल दो कि भाई मेरे को 120 डेज़ ऑफ प्रोपेलिंग लिख दीजिए आप, और टोटल डेज जो मैंने बताया आपको, आपकी सेलिंग कम से कम 6 मंथ्स या 6.5 मंथ्स की होनी चाहिए। ये मिनिमम है 6.5 मंथ या 6 मंथ्स 20 डेज़। और मैंने जो सेलिंग की थी वो 6 मंथ्स 13 डेज़ की थी, तो भी मेरा अप्रूव हो गया था, नो प्रॉब्लम उसमें। लेकिन 120 से ज़्यादा आपके प्रोपेलिंग डेज होने चाहिए अगर मैं मैरीन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात करता हूँ, ठीक है। तो आपका ये मिनिमम हो गया। उसके बाद कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट फॉर्म 3A। फॉर्म 3A में क्या होता है कि आपका एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ILO के हिसाब से जो मतलब चीज़ें आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए वो आपको कंपनी वाले पहले देते होंगे। अगर आपने देखा होगा, जैसे आप सेलिंग से पहले जा रहे हो तो वो आपको एक एग्रीमेंट देते हैं, उसको फॉर्म 3A बोलते हैं। 3A में क्या होता है कि आपका सारा एग्रीमेंट होता है, कितने पैसे मिलेंगे, कितनी सेलिंग करेगा, अगर एक्सटेंड करेगा तो क्या होगा, ठीक है, कितना बोनस मिल सकता है, वगैरह वगैरह। उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, आपको पता ही होगा। वो उसकी कॉपी एक होगी, आपको वो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ CDC इंक्लूडिंग रेलिवेंट पेजेस ऑफ C सर्विस। अब ये आपको अलग से C सर्विस दिखाना पड़ेगा स्टैम्प, वही जो मैंने पहले बात की थी। मैंने पहले तो उन्होंने लिखा था कि फर्स्ट एंड लास्ट पेज। इसमें क्या है कि इसमें आपका जो मेन पेजेस है, जहाँ जहाँ भी आपका स्टैम्प लगा है, जहाँ जहाँ भी आपकी सेलिंग डेज लिखे हैं, कैप्टन का साइन। उसके बाद क्या होगा कि आपको ये हो गया आपका। इसके बाद 3A के बाद आपका CDC ये हो गया आपका। उसके बाद साइटिंग ऑफ ओरिजिनल टार बुक की आपको साइटिंग दिखानी पड़ेगी ओरिजिनल, ठीक है। वही जो थर्ड स्टेज में मैंने बताया था आपको कि थर्ड स्टेज पे एक बंदा होगा, वहाँ पे वो एम्प्लॉय सारा चेक करेगा आपका टार बुक कितनी फिल है। सबको पता है कि शिप पे कोई नहीं करता आजकल टार बुक फिल, सिर्फ वहाँ पे साइन लेते हैं और आ जाते हैं। बेटर है कि आप शिप में ही ये काम करके आ जाइए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत, यहाँ पे आपको कॉपी करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको वो आप भरवा के ले आइए, आपकी तैयार होगी टार बुक। वो सारा कुछ वो चेक करेगा, ठीक है। स्टैम्प चेक करेगा, उसमें भी जो उसका नेम है, नेम वगैरह, ओनर का साइन है, वो भी चेक करेगा, ठीक है। ओनर का जो साइन होना उस पर भी ज़रूरी है आपका, ठीक है। ओनर का साइन होता है टार बुक पे हमेशा, तो वो चेक करेगा वो। उसके बाद आपका कॉपी ऑफ सी फेयर प्रोफाइल फॉर चेकिंग डेटा। ये सी फेयर प्रोफाइल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, DG प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है। DG प्रोफाइल क्या होगा कि मैं आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा कैसे DG प्रोफाइल भरते हैं। मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या डिटेल्स भरी जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला एविडेंस ऑफ फीस पेड, ठीक है। ये चीज़ है। आप भारत कोष का जैसे हो गया वो ही ले जाइए आप, भारत कोष की रिसिप्ट जो है उसकी फ़ीस, और बस। और एक MMD की जो फ़ीस आपने दी है जैसे कि ई परीक्षा में, वो भी आप ले जाइए साथ में। उसकी जगह ये लगा दीजिए MMD की ई परीक्षा की। 2 फीस देनी है ना आपको, एक तो भारत कोष की, एक ई परीक्षा की। दोनों की कॉपी आपके पास होनी चाहिए और वो आपको जाके वहाँ पे सबमिट करानी पड़ेगी कि मैंने फ़ीस दी है, ठीक है। और इन दोनों की कॉपी आप ले लीजिए। उसके बाद ओरिजिनल इंजन रूम सिमुलेटर कोर्स, ये ERSO जो कोर्स है आपको करना पड़ेगा। मैंने पहले बताया था कि 4 कोर्सेज जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे, एडवांस कोर्सेज हैं ये, ठीक है। ये आप जो भी ये सामने देख रहे हैं, PSER भी होगा, एडवांस फायर फाइटिंग होगा, मेडिकल फर्स्ट एड हो गया और SSA हो गया, या ST SD HD। ये जो STCW जब आपने कोर्स किया था तो ये इसमें इंक्लूडेड था। तो
आपको सेलिंग के बाद एक्स्ट्रा 4 कोर्सेज़ करने पड़ेंगे। और अगर आपको मतलब आप टैंकर्स आपने अगर आप टैंकर्स में गए होंगे तो आपने उसके भी मतलब आपको एडवांस वो करना पड़ेगा। जैसे सीओसी करने के बाद मान लो आपको टैंकर ज्वाइन करना है, ठीक है, तो टैंकर के भी कुछ कोर्सेज हैं, वो भी आपको कर लेना है, लेकिन वो STCW नहीं है, ये STCW में इंक्लूडेड है। ये आपको करने ही पड़ेंगे, आप चाहे बल्क कैरियर पे जाओ, चाहे जर्नल पे जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, ये तो 4 आपको करने ही पड़ेंगे सीओसी के लिए। ये सीओसी के लिए है, ठीक है। टैंकर के एडवांस कोर्सेज आप सीओसी जो होती है आपको जब मिल जाती है तो उसके बाद भी आप कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा कोई चांस नहीं है। सीओसी जब आपको मिल जाएगी उसके बाद ही आप वो कोर्स कर सकते हो, टैंकर के एडवांस कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये जो है इसको आपको लेना पड़ेगा। इसमें उन्होंने लिखा है कॉपी ऑफ परफॉर्मा ओरिजिनल परफॉर्मा बी या फिर ओरिजिनल एनेक्स 1 और 2, ठीक है। तो अगर आप GME के हो स्टूडेंट्स, GME को कॉपी ऑफ परफॉर्मा बी देना पड़ता है। अगर आप मैरीन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको ओरिजिनल एनेक्स देना पड़ेगा 1 और 2, ये आपको आपके कॉलेज की तरफ से मिलेगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसको कलेक्ट करना पड़ता है, आप कॉलेज से कलेक्ट कर सकते हो, कॉलेज ने आपको दिया होगा ये पहले भी, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स पूरा करते हो 4 इयर्स का, ये आपको वो देंगे एनेक्स 1 और 2, तो ये आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। और वैसे का वैसे ये ओरिजिनल देना पड़ता है, इसकी फ़ोटोकॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ओरिजिनल ही आप उनको दे दोगे, इसमें कोई फ़ोटोकॉपी नहीं लेंगे वो लोग, कभी भी नहीं लेंगे। फिर आया कॉपी ऑफ सी फेयर प्रोफाइल फॉर चेकिंग डाटा। ये सी फेयर प्रोफाइल वही DG प्रोफाइल होगी, उसकी आपको फिर कॉपी जो है वो कॉपी करके उसकी PDF जो है वो उनको देनी पड़ेगी अटैच करके साथ में। पहले आप बना लीजिए अपनी प्रोफाइल DG शिपिंग की साइट पे, वो प्रोफाइल बना के आप उसकी प्रिंट ले लीजिए, PDF ले लीजिए, उसको प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। तो वो आपको पूरा सेट करके उनको देना पड़ेगा। उसके बाद वही मेडिकल वैलिड सर्टिफिकेट। आप बोल रहे होंगे कि ये रिपीट क्यों हो रहा है साथ में। अगर ये रिपीट भी हो रहा है तो भी आपको इसकी 2 कॉपियाँ, जैसे जितनी बारी भी आपको कॉपी की मांग उन्होंने की है वो वैसी ही होनी चाहिए। अगर 2 कॉपी भी मांगे तो भी आपको 2 देनी पड़ेंगी। पहले भी ये आ चुका है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये पहले भी था उसके बाद भी था, तो दोनों के दोनों कॉपी जो है आपको 2 कॉपी सेम वो देनी पड़ेगी। जैसे कि जैसे उन्होंने बोला लिस्ट में लगाना है वैसे ही लगाना पड़ेगा। ये जो ऑर्डर है आपको ये ही फॉलो करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वही उन्होंने बोला इमिग्रेशन पेजेस, तो ये आप पहले कर लीजिए। 2 कॉपी इसकी भी ले लीजिए। एक उन्होंने जो पहले दिया है पार्ट A में उसमें अटैच कर दीजिए, जो पार्ट B में बोला इसमें भी अटैच कर दीजिए, ठीक है। पासपोर्ट पे इमिग्रेशन पेजेस जो होते हैं आपके, इमिग्रेशन भी आप कॉपी ले लीजिए उसकी ज़ीरोक्स में और अटैच कर दीजिए अपने फाइल के साथ। ई परीक्षा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सारा कॉपी करना पड़ेगा, उसकी भी एक आपको PDF मिलेगी। पहले आप वो ई परीक्षा का सारा वो बना लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी भी हूबहू DG शिपिंग की तरह ही कॉपी होगा, उसका भी एक PDF बनेगी। आप वो PDF पूरी की पूरी ज़ीरोक्स करवा लीजिए और उनको उसके साथ अटैच कर लीजिए। ई परीक्षा की प्रोफाइल कैसे बनानी है मैं आपको पार्ट 2 में बता दूँगा। उसके बाद कॉपी ऑफ ट्रेनिंग डिटेल्स अपलोड बाय इंस्टीट्यूट, ये भी वो DG में ही आ गया। ये भी DG में आपको कॉपी करना पड़ेगा कि क्या क्या है, ठीक है। तो DG की कॉपी करने के बाद आप जैसा है वैसा उसको कॉपी कर सकते हैं। उसका ज़ीरोक्स निकालिए आप, ठीक है, वो उनको वो भी सबमिट कर दीजिए। और बस यही है उसका डिटेल्स। आपको ये सारा प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आपके बुकिंग स्लॉट खुल जाएंगे, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।